हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आपके? आइए आइए। मैं जी भला चंगा बेहतरीन शानदार जबरदस्त जोरदार। आप सुनाइए क्या हाल चाल है आपके? गुड इवनिंग। आओ जी आओ। योर नेम इज लखन, सज्जनों का सज्जन। हाँ बोलिए। हमने क्या कहते हैं वंश आपकी बात पहुंचा दी गई है एडिक्वेट डिपार्टमेंट तक। शीघ्र ही पे निर्णय लिया जाएगा। ठीक है जी। अर्ज किया है आलू को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, सर के ग्लास में रहते हैं मॉस्किटो। खा ले बेटी, क्या पता कर रहा हूँ। ठीक है। सिगार का लेते हैं कश, मैम क्या बाबा करते हैं ब्लश। ओहो, पोस्टमैन घर पे डिलीवर करता है मैं, आपकी क्यूट स्माइल के सामने बाकी सब है। अच्छा मेल फेल, आपकी खांसी ठीक हो जाए जल्दी। हाँ हाँ, हम सब सीए कर रहे हैं, इस बात पे हमें है प्राइड। बाबा जी की खूबसूरती का राज है टाइट। आओ बेटा, मैं वॉशिंग मशीन में धोता हूँ। पूरा 5 किलो का फैमिली पैक डालूंगा और माउंटेन ड्यू उसी में डालूंगा। पूरा 1 घंटा घूमेगा। टेन टेन बीच में बोलेगा क्या मुझे बाहर। यहाँ तो बारिश आ रही, कहाँ आ रही भाई बारिश? सारी शायरी धुल जाएगी। मोटा भाई का रह गया। कितने रह गए भैया? इंग्लिश में तारे वो कहते हैं स्टार, बाबा जी हैं लॉर्ड चक्रमार। यथार्थ भाई की शायरियां, हाँ हाँ क्या बात। अति बंदर अति बंदर। सबसे ओपी है मेरी शायरी। बाबा आपकी कृपा से लॉ की अच्छी चल रही है तैयारी, बहुत बढ़िया। सबसे ओपी है मेरी शायरी। बाबा की कृपा से चल रही लॉ की बढ़िया तैयारी। आगे तो नहीं होगा सब, पहले एक दो नहीं झेल पा रहे थे, कहाँ से आ गए। बाबा हमारे लॉ के हैं बिगबुल, बाबा हमारे ऑडिट के लिए है मकबूल। अगर ज्यादा करी बात तो चैट हो जाएगी और नादान स्टूडेंट ये मत भूल। पढ़ाने से पहले दिमाग सोख लिया उन्होंने मेरा पूरा। सेक्शन फॉर्म लगा के पूरा कुछ भी फ्रूटफुली बचना चाहिए। पूरा भेजा फ्राई कर दिया इन्होंने, पूरा भेजा फ्राई कर दिया भाई इन्होंने। ओवर हो गया सही में। बच्चों इसका तो हैंगओवर हो जाएगा मुझे लग रहा है इन शायरियों का। ठीक है सर, कह दो कि सबसे बेस्ट मेरी थी। बाबा ये वाली टी शर्ट में बच्चे लगते हो, वैसे बच्चे लगते हो बेटा। हैंगओवर बोलो नहीं। बाबा आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आप ही बताओ हम क्या पढ़ेंगे। जो आप बोलो पढ़ा दें आपको। आज बोलो बोलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चे कह रहे हैं आज हम पढ़ेंगे 250 के बाद अगला स्टैंडर्ड, जिसका आखिरी मान है 200 की सीरीज में 299। अयो 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 रामस्वामी जुड़े जुड़े हुए ऑडिटर, ये भी ठीक है। बच्चे कह रहे हैं बाबा लड्डू पेड़े नहीं, आज तो कम से कम मूंग दाल का हलवा ही बनवा दो। पेन ठीक था, कोई ड्राइवर अपडेट करना था, कर दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों? बोलो बच्चों क्या रखा है जीवन में? स्विफ्ट अकाउंट, टेंशन ना लो। मेरे को पानी पूरी मंगवा देना। क्यों बेटा माउंटेन ड्यू क्या हो गया आपको? बहुत मन कर रहा है आपका ऐसी चीजें खाने का। चलो बढ़िया है अर्जुन भाई, मजे लो जी। ठीक है चलिए, खैर भगवान बना करे। ये बुक मिली, बहुत बढ़िया। सुनो शुरू करते हैं भाई। आज बोले आज हम क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चों, ये है 2 ऑडिटर। अब बिल्कुल शांति बनाए रखें, पढ़ाई का मोड ऑन कर लें, दूसरा वाला मोड ऑफ कर लें। ठीक है चलिए शुरू किया जाए आज की कहानी। बन सके अब ठीक है। देखो ये है 2 ऑडिटर। एक का नाम है नोबिता और एक का नाम है जियान। आज इनकी पढ़ाई खिलाएंगे हम, टेंशन ना लो। ये आज दोनों मिलकर काम करेंगे। इनको एक कंपनी का ऑडिटर बनाया गया। सुनो, इनकी अपनी अलग अलग फॉर्म है, इसकी अपनी अलग फॉर्म है। इसकी फॉर्म का नाम है नोबिता दे शिजुका एंड कंपनी। जियान की अपनी फॉर्म है जियान दे तो यही साथ में एंड कंपनी। ठीक, सुनो ये बात ध्यान से सुनियो। हाँ सुनियो, ठीक है। हाँ हलाते हैं, सुनियो, टेंशन लो। नोबिता की अपनी फॉर्म है, जियान की अपनी फॉर्म है। बच्चों इनको बनाया गया ऑडिटर। बच्चे कह रहे हैं आखिरकार ये किसके ऑडिटर बने? बच्चों ये ऑडिटर बनाए गए आखिरकार एओ लिमिटेड के। क्या बात? एओ लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है सर, जिसके ये ऑडिटर है। सर एक बात बताओ, मतलब ये दोनों ऑडिटर है? हाँ ये दोनों स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, दोनों ऑडिटर। बच्चे कह रहे हैं अभी तक तो एक ऑडिटर नहीं संभाल रहा था, आज 2 कहां से संभालेंगे? हाँ हाँ बड़े ऑडिटर बन गए हमारी। सर दो ऑडिटर, दो ऑडिटर। हाँ बेटा 2 ऑडिटर। सर 2 ऑडिटर, 2 बेटा। हाँ 2 ऑडिटर। 2 ऑडिटर कंसेप्ट पहली बार लिखा है महाराज धीरू भाई अंबानी। उनके ऑडिटर थे चतुर्वेदी एंड शाह। बिग 4 कंसेप्ट बड़ा इंडिया में कंसेप्ट लाया गया, तो उन्होंने चतुर्वेदी एंड शाह के साथ साथ डिलॉइट को ऑडिटर बना दिया। डिलॉइट को तो पहली बार 2 ऑडिटर नियुक्त किए गए, ठीक है, चतुर्वेदी एंड शाह और डिलॉइट हेल्थकेयर एंड रिलायंस की शुरुआत कब तक? शुरुआत तो क्या कह सकते हैं, बहुत काफी सालों से, व्हेन धीरू भाई अंबानी जी वाज अलाइव, उस समय से। तो 2 ऑडिटर रखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात ध्यान रखो बच्चों, अगर जॉइंट ऑडिटर 2 या उससे ऊपर ना, अगर स्टैट ऑडिटर 2 या उससे ऊपर होंगे तो बोलो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हम उन्हें बोलेंगे जॉइंट ऑडिटर। अगर स्टैट ऑडिटर 2 या उससे ऊपर होंगे तो हम क्या बोले? हम उन्हें बोलेंगे जॉइंट ऑडिटर। हैं जॉइंट ऑडिटर, हैं जॉइंट ऑडिटर बच्चों, जॉइंट ऑडिटर। ठीक है अच्छा सर एक बात बताओ, एक स्टैट है और एक इंटरनल, जॉइंट मानेगा? एक स्टैट और एक इंटरनल जॉइंट मानेगा ना? एक स्टैट है और एक ब्रांच ऑडिटर है, जॉइंट मानेगा ना? एक स्टैट और एक कॉस्ट है, जॉइंट मानेगा क्या? ना। एक स्टैट है दूसरा भी स्टैट है, जरा एक स्टैट आ दूसरा भी स्टैट आ,
जब दो स्टेट ऑडिटर साथ मिलाएंगे तो हम बोलेंगे तुम आ गए हो ज्वाइंट ऑडिटर। बहारो फूल बरसाओ, ज्वाइंट ऑडिटर आए हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, मतलब फूल बरसाए, हाँ बरसाओ। बहुत बढ़िया, ठीक। एक बच्चा कह रहा है कान से खून आ गया, तो फिर खत लिख दो और क्या। सुनो प्रियतमा, लिखते हैं खून से स्याही ना समझना, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कर लो संदीप भाई, कर लो, आ जाओ, कर लो। सर मतलब बात बताओ, अगर नोबिता और जियान स्टैट ऑडिटर बन जाते हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलेंगे ज्वाइंट ऑडिटर, जैसा कि श्रीमान श्री श्री 1008 रितेश शर्मा जी ने बोला, जुड़े हुए ऑडिटर। शर्मा जी के लड़के, जुड़े हुए ऑडिटर, ये भी ठीक, जुड़े हुए ऑडिटर, हाँ जुड़े हुए ऑडिटर, ठीक है चलो। और जुड़े हुए ऑडिटर पे क्या लग जाएगा? इन पे लगेगा 299। ऐसा लगता है बाद में लाया गया है, जैसा ऐसे देखो जब भी लाया गया कुछ समय पहले अमेंड हुआ था, काफी साल हो गए, 2019 से अमेंड हुआ है, बहुत साल हुए इस बार अमेंड हुए। अच्छा निकालना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को, इस स्टैंडर्ड को कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर में डाला है, वो भी आधा क्या, 1/4 हम पूरा पढ़ेंगे। हाँ, और नीचे नोट लिख दिया, फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज स्टूडेंट कैन रेफर एसे 299 ऑन रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। ये भी ठीक है, मजे लो जी उनके। आओ बच्चों 299 पढ़े, बोलो आज हम क्या पढ़े, ठीक है सुनो सुनो, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। सर एक बात बताइए, 2 ऑडिटर, 3 ऑडिटर और 4 ऑडिटर, 10 ऑडिटर सर होते हैं क्या? अब शांतिपूर्वक मेरी बात सुनना, शांतिपूर्वक। जो बैंक ऑडिट होती है ना, बैंक में एसबीआई में 16, कभी 14, कभी 17, कभी 18 ऑडिटर्स होते हैं, एरिया वाइज बांट लेते हैं। नॉर्थ की ब्रांचेस की ऑडिट दे दी दिल्ली किसी फर्म को, गुड़गांव किसी फर्म को, चंडीगढ़ किसी फर्म को, सेंट्रल की दे दी इंदौर की 2-3 फर्म्स को, वेस्ट की मुंबई पुणे की 3-4 फर्म को, साउथ की 2-3 फर्म्स को, ईस्ट की कलकत्ता की 2-3 फर्म्स को, एक आधी भुवनेश्वर को दे दी। कभी 14, कभी 17, कभी 18 ऑडिटर्स होते हैं सर। आपको लगता है एक स्टेट ऑडिटर पूरे एसबीआई को ऑडिट कर सकता है? सर बड़ा मुश्किल है यार। तो ये ना मल्टीपल ज्वाइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं, मल्टीपल ज्वाइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं, मल्टीपल, ठीक है। तो 5, 7, 10, 12, 15, 17 कितने हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली कंपनी 2 रखती है, क्योंकि कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो रेपुटेड कोई रखेगी ना, वो तो मिड साइज मीडियोकर फर्म तो लेगी नहीं, तो वो तो बड़े ऑडिटर को रखेगी। बड़े ऑडिटर को रखोगे, रेनाउंड दो तो पैसा लेगा, पैसा लेगा मालिक तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? खैर कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं। सर एक बात बताओ, हाँ बेटे पूछो सर, ज्वाइंट ऑडिटर के फायदे क्या हैं? कई सारे हैं, जैसे कि सुन तो लो, ज्वाइंट ऑडिटर के फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ एक्टिविटीज, हर ऑडिटर का अपना एक्सपर्टीज होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा। अगर सारा आपके ऊपर डाल देंगे जी तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चीजें सफर करेंगे ना यार, ठीक है ना। और बताइए, ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होगी, ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होगी, हाई हाई लेवल एश्योरेंस मिलेगा, जो अकेले को मिलता, मैं नहीं कहता 100% मिलेगा, लेकिन उससे तो बेहतर मिल सकता है जिसमें अकेले मिलता। इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो पाएगा, हर चीज कवर हो पाएगी, छूटेगी नहीं, टाइमली कंप्लीशन हो पाएगा, और कहीं ना कहीं दूसरे ऑडिटर से भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज हो गई। क्या फायदे हैं सुनो, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, लेस वर्कलोड, ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगी, एश्योरेंस हाई मिलेगा, इंपॉर्टेंट एरिया कवर होगा, टाइमली कंप्लीशन हो सकता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी से वैसे भी ज्वाइंट ऑडिटर की अपॉइंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकल ऑडिटर को अपॉइंट करना जरूरी होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल ले लें, फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी बनाएगी इंडिया में, ठीक है, तो एप्पल क्या करेगा कि हो सकता है एप्पल का ऑडिटर कोई मान लो पीडब्ल्यूसी है, तो पीडब्ल्यूसी तो फिक्स है, वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा, लेकिन साथ में ना कोई लोकल ऑडिटर भी अपॉइंट कर देते हैं, उसको नॉलेज होता है लोकल लॉस का कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग लॉस है इस तरह से। तो वो ऐसा होता है अक्सर कि बाहर की जो कंपनी है वो 2 ऑडिटर से अपॉइंट करती है, एक तो बिग फोर का फिक्स रहता है, एक तो लोकल अपॉइंट कर देते हैं कि चलो भाई उस लोकल ऑडिटर का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी दाव पेच है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लीगल मैटर्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं काम पड़ता रहता है, कभी डिपार्टमेंट में कभी कहीं पर, ठीक है, तो वो चीजों को ज्यादा अच्छे से पता होती है इस तरह से। तो कई सारे फायदे हैं सर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो, एक की फीस दे दो भैया ढंग से पहले, सुनिए, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, लेस वर्कलोड, ऑडिट क्वालिटी विल बी इंक्रीज्ड, हाई लेवल एश्योरेंस, टाइमली कंप्लीशन, चीजें छूटेंगी नहीं, और मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादा कन्वीनियंट है कि वो लोकल ऑडिटर को भी साथ में अपॉइंट कर ले, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर नुकसान क्या है? नुकसान भी तो कुछ होगा, नुकसान क्या है, ठीक है, तो ये मेरी बात ध्यान से। नुकसान ये है सर कि कंपनी के लिए कॉस्ट हाई होगी। दूसरी बात क्या है सर, पूरी बात सुनना भैया, अदरवाइज आप भावनाओं में बह जाएंगे। फीस फीस की शेयरिंग होगी, फीस की शेयरिंग होगी, उसमें दिक्कत आएगी। मुझे 50-50 रख लो, भैया मैंने ज्यादा किया काम, तूने कम किया, झगड़ा तो होगा। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं सर ऑडिटर्स के बीच में। इवन फर्म अगर अलग अलग पोजीशंस पे स्टैंड करती है तो देयर विल बी सम साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अरे बिग फोर और बिल्कुल एक लोकल ऑडिटर है, तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। वो आपने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जनरली पढ़ा हुआ अपने फाउंडेशन में, प्रॉपर बातचीत नहीं हो पाएगी, उससे क्या होता है, दिक्कत होती है, इफेक्टिवली आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखिए, यहां बैठ के बड़ा आसान डिस्कस करना, ये कर लो जी वो कर लो, प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेशन के इश्यूज तो आने, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आएगा, कोऑर्डिनेशन की दिक्कत तो आएगी, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर तो होंगे, ब्लेम गेम तो होना ही होना है, फीस पर झगड़े तो होने ही होने हैं, तो ये बड़ी कॉमन चीजें भी होनी है। एक बात आपको और बताता हूं, समझ लो ध्यान से बात को, मैं आपको बोल रहा हूं क्या होता है बच्चे, इनके ना काम का बंटवारा होता है, ज्वाइंट ऑडिटर अपना काम बांट लेता है। आपको पता है बंटवारा, जो बंटवारा होता है काम का, उसके 3 आधार हैं।
पहला है जियोग्राफिकल एरिया, बता दिया मैंने आपको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। दूसरा है सेकंड इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुन लो मेरी बात सुन लो। तू पी एंड एल चेक कर ले, बैलेंस शीट चेक कर लूंगा, या 4 हो गए, तू रिसीट चेक कर ले, मैं एक्सपेंस चेक कर लूंगा, तू ऐसे चेक कर ले, लायबिलिटी चेक कर लेगा। ठीक। तीसरा पीरियड, शुरू के 6 ट्रांजैक्शन चेक कर ले, बाद के 6 महीने के मैं कर लूंगा। सितंबर तक तू चेक कर ले, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मैं चेक कर लूंगा। 3 आधार है बंटवारे के, 3 जियोग्राफिकल एरिया, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरा है पीरियड। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, जो मैं आपको बोल रहा हूं। सर ये बंटवारा आप करोगे ना, ये काम का बंटवारा, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो कॉमन एरियाज होते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा, कॉमन प्लानिंग होगी, कॉमन स्ट्रेटजी होगी, मतलब कुछ चीजें कॉमन होती है। अच्छा, कॉमन में क्या होता है कि एक ऑडिटर सोचता है दूसरा कर लेगा, दूसरा सोचता है ये कर लेगा, तो इग्नोरेंस ऑफ कॉमन एरिया ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इग्नोरेंस ऑफ कॉमन एरिया ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि भाई तू कर लेगा, वो दूसरा तो वो कर लेगा, वो करने के चक्कर में आपने क्या उसने किया, हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो सौरभ? देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो साल में 2 ही बार होता है, जनवरी और जुलाई में। चलिए खैर, कभी कोई तो फरवरी और कोई दिक्कत नहीं। चलिए भगवान भला करे, फरवरी अगस्त। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताना मुझे, एक बार करना है। ठीक है, जब ऑडिटर की संख्या, स्टेट ऑडिटर की संख्या 1 से ज्यादा होगी, हम उन्हें बोलेंगे जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर का बंटवारा होगा 2-3 चीजों के आधार पे, जियोग्राफिकल एरिया, कंपोनेंट, पीरियड। जियोग्राफिकल एरिया, कंपोनेंट, पीरियड। सर जॉइंट ऑडिटर रखने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदा है शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगी, हाई एश्योरेंस मिलेगा, चीजें छूटेंगी नहीं, टाइमली कंप्लीशन होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बढ़िया है। ठीक है, और वर्कलोड भी कम रहेगा। डिसएडवांटेज ये है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होंगे, ईगो क्लैश कॉम्प्लेक्सेस होंगे, डिस्प्यूट होगा, फीस की शेयरिंग को लेकर, कॉमन एरिया इग्नोर होगा, ये डिसएडवांटेज रहेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 चीजें पढ़ी है। मैं आपको बताऊं, मैं स्टैंडर्ड आपको स्टैंडर्ड करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड मस्त स्टैंडर्ड एकदम। ऐसा नहीं बोले स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा, मस्त सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार चीजें लिख लेते हैं, बहुत क्या है, फिर वो फैल जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लेते हैं एक बार, अदरवाइज इतना हो जाएगा कि फिर वो सब खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है नहीं, जो है वहां पे शुरू करेंगे। तो हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हमने पढ़ी, उसे एक बार लिख लेते हैं। मीनिंग क्या है बताइए? सबसे पहले मीनिंग समझते हैं जॉइंट ऑडिट की। जॉइंट ऑडिट बताइए, जॉइंट का मतलब क्या है? जॉइंट ऑडिट इज एन ऑडिट। किसकी ऑडिट है भाई? कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट है, इंटरनल कंट्रोल की ऑडिट है? किसकी ऑडिट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है। ठीक, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही एंटिटी के हैं या एक से ज्यादा एंटिटी के? तो कितने ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं? बाय 2 और मोर कह सकते हैं, बाय 2 और मोर ऑडिटर्स। क्यों कर रहे हैं भाई ऑडिट? क्यों कर रहे हैं बच्चे ऑडिट? कोई ऑडिट ऑडिट क्यों करता है? कह रहे पैसा मिलने के लिए, इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको 3 महीने ऑडिट। बहुत बढ़िया। विद द ऑब्जेक्टिव, क्या आपने 3 महीने बाद आंसर दो? विद द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। तो जो ये ऑडिटर्स है ना बच्चे, इन ऑडिटर्स को आप क्या बोलेंगे? दे आर जॉइंट ऑडिटर्स। दे आर जॉइंट ऑडिटर्स। सच ऑडिटर्स आर टर्म्ड एज जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, ये बताओ जी, सबसे पहले तो वर्क का बंटवारा होगा कैसे? वर्क का बंटवारा होगा कैसे? कैसे बांटोगे काम को? 3 चीजों के बेसिस पे, जियोग्राफिकल एरिया, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीरियड। टाइम के बेसिस पे जो भी बंटवारा होगा ना, इस पर डिटेल चर्चा भी होगी। जो भी बंटवारा होगा इसका डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। कल को झगड़े फसाद होने से बचेंगे आप। अभी आगे पढ़ेंगे, बता देता हूं आपको एक बार। जो भी बंटवारा करोगे वो राइटिंग में होगा, उसे बोलेंगे वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। दिस मस्ट बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। दिस मस्ट बी साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। अगर 6 ऑडिटर है, 6 के लिए साइन करेंगे उसमें। साथ में एक बात और ध्यान रखना, अगर आपके काम का बंटवारा हो गया है तो उसे डॉक्यूमेंट करिए, उसे साइन करिए, और ये बात टीसीडब्ल्यूजी को बता दीजिए, क्योंकि सर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को जो पता हो कि कौन सा ऑडिटर ने कौन सा काम करना है। मूड आउट कौन क्या कह रहा है? मैं इन्वेंटरी चेक करूंगा। अगला कह रहा है मैं तो कैश चेक करूंगा। भाई वो कह रहा है मैं क्या करूं? तो कम से कम उसे बता दो किसने कौन सा काम करना है। वो कह रहा है काम करो, मुझे ले जाओ, टेंशन वाली बात नहीं, मेरी ऑडिट कर लो आप सब। तो भाई कम से कम टीसीडब्ल्यूजी को जरूर बताओ आपके काम का बंटवारा हुआ है। इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, इट मस्ट बी साइंड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। 3 बातें जाननी चाहिए, मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, मस्ट बी साइंड, मस्ट बी इंटीमेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। 3 बातें जाननी है। क्या क्या नाम बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो, क्या नाम बोलेंगे? इसे बोलेंगे वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, मस्ट बी साइंड, मस्ट बी इंटीमेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। बच्चे सभी मस्त ही मस्त है, अरे एकदम झकास। ठीक, अभी क्या बनने का सर? कुछ नहीं बनने का, मौज कर दूंगी है, ऐसा नहीं बच्चों। आओ जरा एडवांटेज डिसएडवांटेज करते हैं। आओ बच्चों, लॉलीपॉप खाएं बैठ के।
माउंटेन ड्यू कुछ ज्यादा फॉर्म में चल रहा है। इसके ढक्कन खोल के रखना पड़ेगा फ्रिज में कुछ 4 दिन, तब निकलेगी इसकी गैस, कोई दिक्कत नहीं। एडवांटेजेस ऑफ कैसी बात कर रहे हैं। बोलो रे बच्चों, बोलो रे बच्चों। कह रहा फ्रूटी टेस्टी इसलिए जो कोई नहीं पूछता। वहां पर ऋतिक भाई बुर्ज खलीफा से बाइक चला रहा है नया ऐड में, समझ नहीं आया करना क्या चाह रहा था भाई। बुर्ज खलीफा रास्ता बनवा दिया खैर ये भी ठीक, मतलब इतने में भाई साहब, खैर क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे भाई साहब आते हैं जश्न मनाने। मतलब मैच में जो इतना आता हुआ है, जैसे जाने मैच देखने वाले सारे लोग यही खा रहे हो बैठ के। और तीसरा भाई साहब काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कभी टाइम में आते थे जुमा के बोल रहे हैं, ये भी ठीक है, जीवन की मजे आनी चाहिए। अरे जो काम एक इंसान करता है भाई साहब करने लगते हैं, फिर भाई साहब वो कह रहे कमला पसंद है, उन्हें भी सुमन कमला पसंद है, क्या करूं तो जीवन में रफाही क्या है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मतलब स्तर जो है, चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट आती है, देखो बच्चों सुनो, हाँ अभी आपसे पूछूंगा कंपटीशन करवाएंगे बच्चों, ठीक है, आप सबके स्लोगन बोलना, कदमों में दुनिया प्रश्न और जवाब की, ठीक है, यही सब करवा लो आपसे, मजबूरी आती है आपको इसमें। और पूछ लो भी बेटा बताना कि क्या डेफिनेशन है, बेटा बता कुछ तो बोलो। देखो एडवांटेज क्या बढ़ के देखिए, फर्स्ट जल्दी जल्दी बोलो, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज और लेस वर्कलोड ऑन द ऑडिटर और बेटर ऑडिट क्वालिटी। फिर बताओ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस विल बी अचीव्ड, टाइमली कंप्लीशन, समय पे ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, जब काम का बंटवारा होगा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और बताओ बच्चों वाइड एरिया ऑफ कवरेज, वाह बहुत सुंदर, कन्वीनियंट फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज एज दे कैन अपॉइंट लोकल ऑडिटर। और कोई पॉइंट है आपके पास? कोई चीज छूटेगी नहीं, हाँ ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज विल बी कवर्ड। सही बात बच्चों, जीवन में और रखा ही क्या है। चलिए गुड इवनिंग, एक पॉइंट और बन सकता है कि हेल्दी कंपटीशन होगा, शायद बेहतर तरीके से काम करें, ठीक है, लिखने में कोई बात थोड़ी है। हेल्दी कंपटीशन बिटवीन ऑडिटर, 4 बजे एग्जाम में 4 आने, फोन आया था ना आपको सुबह, नहीं तो सारे हमारे बैठे। चलो जी खैर कोई दिक्कत नहीं, हेल्दी कंपटीशन बिटवीन, ठीक है, द ऑडिटर। अब क्या है, जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं इस चर्चा को, क्या बंद हो जाएगी, और जो बंद हुई तो 1 घंटे तक बंद जाएगी, मैं भी से बोल रहा हूँ, ठीक है, डिस्टर्ब बोल रहा हूँ, अब आप कर रहे हैं डिस्टर्ब, अब बदमाशी मत करो। हेल्दी कंपटीशन बिटवीन ऑडिटर्स, जितना बेहतर कंपटीशन होगा, कहीं ना कहीं कंपटीशन की फीलिंग होगी, तो हर ऑडिटर ढंग से काम करेगा, बेहतर तरीके से काम करेगा, एफिशिएंसी बेहतर होगी, तो ऑडिट क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगी, ठीक है। सर डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑडिटर्स। मुझे ना एक बार अपनी तरफ से पढ़ाने दो भाई, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट बता दिया आप बिल्कुल बताइए, अभी पॉइंट यहाँ अच्छे हो, ये स्टैंडर्ड शुरू हुआ है, बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स, सही बात, इग्नोरेंस ऑफ कॉमन एरिया ऑफ वर्क, कॉमन एरिया में इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंस ऑफ कॉमन एरियाज ऑफ वर्क। और बताओ सर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, सही कह रहे हो आप, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है यार कि जब फर्म अलग अलग जगह पे हो, साइकोलॉजिकल बैरियर्स व्हेन फर्म्स आर एट डिफरेंट स्टैंडिंग या फर्म्स आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं फीस शेयरिंग को लेकर झगड़े हो सकते हैं सर, डिस्प्यूट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ फीस। और बताइए कॉस्टली होगा क्लाइंट के पार्ट पे, कॉस्टली ऑफ द पार्ट ऑफ एंटिटी, ठीक है जी बच्चों। यहां हो गए हमारे 8 एडवांटेज, वहां हो गए 6 डिसएडवांटेज, ठीक है, बढ़िया भाई साहब, सीधा क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे कह रहा हूं सीधा, ठीक है, एडवांटेज लिखिए, डिसएडवांटेज लिखिए, ठीक है, सीधा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, ठीक है। भाई एक बात बताओ, फीस की लड़ाई तो होगी ना, आप बोलोगे आप ज्यादा काम किया, आपको 60% मिलनी चाहिए, 40% मिलनी चाहिए, तो सही झगड़े तो होंगे ही होंगे, ठीक है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होती है लोकनाथ भाई? आप ज्वाइंट ऑडिट करने गए, आपके साथ गया यथार्थ, यथार्थ को 40 साल का एक्सपीरियंस है, 68 साल की उम्र है इसकी, आपकी 32-35 साल की उम्र है, सर फर्क तो पड़ेगा, शायद आपसे वो बात ही नहीं कर रहा है यथार्थ,
आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो दिक्कतें तो आती हैं, तो बहुत कॉमन है, इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, जिसे आप एटीट्यूड कहते हैं अहंकार, इससे खतरनाक कुछ नहीं जीवन में। रावण का ना रहा तो किसी का क्या रहेगा। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। घमंड एक अलग चीज है, अहंकार अलग चीज है। ठीक है, कई बार घमंड जो है वो अच्छी चीजों को लेकर भी हो जाता है, लेकिन अहंकार स्पेसिफिकली नेगेटिव टर्म। अहंकार आपकी गलत चीजों को लेकर भी हो जाता है, आपको कि आप गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं वही सही है और आप ही सब कुछ और कुछ नहीं। समय बताता है सर, समय के अनुरूप कार्य करना चाहिए जीवन में, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बहुत महंगे पड़ जाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, समय से बलवान कुछ नहीं, ये बात ध्यान रखना। समय का चक्र है, ऐसा घूमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी जीवन में मैं कहता हूं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, कभी भी, मैं जनरल बात कर रहा हूं। कभी भी आप क्लियर कर जाए, बन जाए, एक इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, फाइनल क्लियर कर लिया, ठीक है, मेहनत की, भगवान की दया से निकल गए, कहां लाकर समय खड़ा करेगा कुछ पता नहीं। ठीक है, ठीक। तो मीनिंग ऑफ जॉइंट ऑडिट, डिवीजन ऑफ वर्क, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट। हाँ, तो किसी को क्या दिखाना है, क्या करना है जीवन में, अपनी तरक्की करो और बढ़ते जाओ बस। किसी को आदमी नीचे दिखाने के लिए थोड़ी ऊपर जाता है, किसी को गरीब बनने के लिए अमीर थोड़ी बनना चाहते हैं। आप तो पैसा कमाना चाहते हैं ताकि आप अमीर हो, ठीक है, आप तरक्की करना, किसी को गिराने के लिए नहीं। चलिए जीवन का यही सार। तीसरी बात सुनिए, सही बात ध्यान रखिए। सबसे ये ऐसे कुछ समय पहले अमेंड हुआ, जब जब ऐसे अमेंड किया गया ना, लगा हमारी क्लास में सबसे लगा लगा, अब ठीक है, रिफ्रेश करूं मैं, अब तो ठीक है। अरे लाला, ओ लाला, एक बार आप देखो, चलो रिफ्रेश करता हूं। हो रहा है लीक, अब बताइए, अब मस्त है, झकास, परफेक्ट, सुपर। देखो अब एकदम कोयल सी आवाज आ रही है। स्वाद चाहिए, मतलब आपको समझ गया मैं। आप रुक जाओ, आपको ऐसा स्वाद मिलेगा बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। आज शाम के बीच में, आज शाम के बैच में एक दीदी बहुत भैया लोगों की बेइज्जती, मस्त एकदम। मैं कहा यार इतनी बेइज्जती मत करो, खैर कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रसाद चाहिए था, मिला प्रसाद, और जब तक बैच खत्म होगा तब तक वो प्रसाद रहेगा उनके साथ। मीनिंग ऑफ जॉइंट ऑडिट, डिवीजन ऑफ वर्क। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मस्ती मत करो। प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग वगैरह की बात तो मैं करूंगा, ये खैर अपनी जगह है, वो तो नहीं है, कोई 300 भी पढ़ेंगे उसके साथ भी कनेक्ट करेंगे चीजों को, ठीक है, इसकी बात भी करेंगे, प्लानिंग की खासकर। देखो यार, प्लानिंग में ना कई सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन पहले मैं थोड़ी बातें करता हूं और कुछ बातें 300 के साथ कनेक्ट होंगी, वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ दो चार बेसिक बातें कर रहा हूं, समझिए मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, शोर नहीं करना। सबसे पहली बात, ज्वाइंट ऑडिटर मिलकर प्लानिंग करेंगे, वो मिलकर ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाएंगे, वो मिलकर ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो मिलकर एंगेजमेंट लेटर देंगे, जब तक हो सके मिलकर डब्ल्यूआर देंगे, और अपने काम का बंटवारा करके वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसे साइन करेंगे और तीसरे मुझे इंटीमेट करेंगे। फिर से कह रहा हूं, मिलकर प्लानिंग करेंगे, मिलकर प्लान बनाएंगे, मिलकर स्ट्रेटजी बनाएंगे, मिलकर एंगेजमेंट लेटर देंगे, मिलकर डब्ल्यूआर देंगे, मिलकर अपने काम का बंटवारा करेंगे, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे और वो इंटीमेट करेंगे किसी डब्ल्यू को। इतना ही तो है, बहुत सिंपल है। मतलब डब्ल्यूआर भी कॉमन लेंगे, एंगेजमेंट लेटर भी कॉमन देंगे, प्लानिंग भी कॉमन होगी, प्लान जॉइंट ऑडिट प्लान कॉमन बनेगा, स्ट्रेटजी भी कॉमन बनेगी, ये सारे काम मिलकर करने हैं, ये सारे काम मिलकर करने हैं, ये सारे काम मिलकर करने हैं। बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस और जनरेट कर लेता हूँ मेरे भाई, ठीक है। जब आप नोट करोगे ना इस वाले पॉइंट को, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट को, तो ऐसे नोट कर लेना, प्लानिंग रिस्क असेसमेंट थोड़ा सा वाइडली हेडिंग दे देना, थोड़ा इसमें और कंटेंट अभी लगेगा, ठीक है। कोई ऐसी बहुत दम वाली बात नहीं है, पॉइंट्स वही हैं जो होते हैं जनरली, बस जॉइंट ऑडिटर को लेकर। बताइए फटाफट से, क्या जॉइंट ऑडिटर मिलकर प्लानिंग करेंगे? बता, उनकी एंगेजमेंट टीम मिलकर प्लानिंग करेंगी? बिल्कुल करेंगे सर। एंगेजमेंट पार्टनर एज वेल एज द एंगेजमेंट टीम मेंबर ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी इन्वॉल्वड इन प्लानिंग। बताइए सर, ऑडिट स्ट्रेटजी अलग अलग बनेगी या साथ मिलकर बनेगी? बोलिए, स्ट्रेटजी अलग अलग बनेगी या साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनेंगे? जॉइंट ऑडिटर शैल जॉइंटली एस्टैब्लिश एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। एंगेजमेंट लेटर अलग अलग देंगे 210 के अंदर या एक साथ देंगे? कॉमन एंगेजमेंट लेटर। जॉइंट ऑडिटर्स विल प्रोवाइड अ कॉमन एंगेजमेंट लेटर। तो जो डब्ल्यूआर से एमआरएल भी कहते हैं कई बार, तो डब्ल्यूआर भी अलग अलग लेंगे या कॉमन दोनों के नाम पे, तीनों के नाम पे लेंगे? जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन एमआरएल। ये बताओ, जो काम का बंटवारा करोगे, ये ओरल करोगे राइटिंग में करोगे? हाँ, ये ओरल करोगे राइटिंग में करोगे? बताओ। बिल्कुल सही बात है सर। तो उसे मेजॉरिटी ऑफ ऑडिटर साइन करेंगे या सब साइन करेंगे? सब।
तो किसको इंटीमेट करेंगे? आफ्टर एलोकेशन ऑफ वर्क, आफ्टर डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन लिख देता हूं। इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, इट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। क्या नाम बोलेंगे इसे? वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। साइन कौन करेगा इसे? साइन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। और दूसरा बताइए, सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी इंटीमेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी, इट मस्ट बी इंटीमेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, एक बार फटाफट से लिख दो 4 पॉइंट 5 पॉइंट। ठीक है, ये मैं 300 अभी इसके बाद 300 पढ़ाऊंगा ना, तो वहां से जोड़ूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा। प्लानिंग का पार्ट है और 300 प्लानिंग का स्टैंडर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एक बात बताइए सर, जहां तक कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, सबसे पहली बात, फॉर एग्जांपल आप पीएनएल चेक कर रहे हैं, आप पीएनएल चेक कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या अगर आपके सामने इन्वेंटरी कोई गड़बड़ी आई है तो क्या वो दूसरे को बताएंगे आप कि भाई मैं तो पीएनएल चेक कर रहा हूं, ये करा प्रोसीजर आया तो इन्वेंटरी गड़बड़ी पता चली है, ये भाई तेरे काम भी आ सकता है? कब बताओगे? पता ऑडिट कंप्लीट हो गई, रिपोर्ट साइन कर दी, बोले चलो ऑडिट डिनर में चलते हैं आज, बोले ये बताया वो इन्वेंटरी दिक्कत चली तूने, दूसरा वाला कब बताने वाला था मुझे? रिपोर्ट चली गई, अब क्या करूं मैं? भी मजा बैठ के भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दूसरे के लिए रेलेवेंट है, दूसरे जॉइंट ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, दूसरे जॉइंट ऑडिटर के लिए, तो फाइनलाइजेशन होने से पहले उसको बता दो, फाइनलाइजेशन होने से पहले उसको बता दो, फाइनलाइजेशन होने से पहले उसको बता दो। अच्छा एक बात मुझे बताना, क्या जॉइंट ऑडिटर इक्वल कैपेसिटी में है या डिफरेंट कैपेसिटी में? इक्वल कैपेसिटी में। एक क्वेश्चन का आंसर और दो, जो काम जॉइंट ऑडिटर ने किया है, फॉर एग्जांपल जॉइंट ऑडिटर है मैं और मान लो सौरभ, अगर मैंने इन्वेंटरी चेक की है और इन्वेंटरी में गड़बड़ी को मैंने चेक की, सिर्फ मैंने, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार हूं या सौरभ और मैं दोनों जिम्मेदार हैं? जो इन्वेंटरी में सिर्फ मैं चेक कर रहा हूं, सिर्फ मैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं सर, मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि वो डिवाइडेड एरिया ऑफ वर्क है, वो डिवाइडेड एरिया ऑफ वर्क है, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। पूरी बात समझना ध्यान से, अब जो बातें बता रहा हूं ये बहुत रेलेवेंट है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के वर्क को चेक करने के लिए बाउंड है क्या? क्या मैंने क्या काम किया है, क्या उसे उसे दूसरा जॉइंट ऑडिटर चेक करने के लिए बाउंड है क्या? अरे जब मेरे काम के लिए जॉइंट ऑडिटर लायबल नहीं तो क्या तो मेरा काम चेक करेगा वो? जब उसके काम के लिए मैं लायबल नहीं तो मैं क्यों चेक करूंगा उसका काम? हाँ, आर्टिकल के काम के लिए आप लायबल हैं तो आर्टिकल का काम चेक करिए आप। समझो मेरी बात? पहली बात, जो भी बात आपको दूसरे के लिए रेलेवेंट लगती है वो उसे जरूर बता दो, उसे जरूर बता दो वो बात। ठीक है, जॉइंट ऑडिटर शैल इंटीमेट any deficiency or any matter which are relevant to other joint auditor। कब बताएंगे जी इसको? कब बताएंगे बच्चों? बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट। अच्छा दूसरा बताओ, सेकंड, क्या एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे के वर्क को चेक करने के बाउंड है क्या? बोलिए, क्या एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे के वर्क को चेक करने के बाउंड है? नहीं, द जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू रिव्यू द वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, अदर जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, समझ आ गई बात? सबसे जबरदस्त पॉइंट ये है ऑडिट रिपोर्ट का। सर एक बात ध्यान रखना, जॉइंट ऑडिटर जनरली एक कॉमन रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जॉइंट ऑडिटर जनरली एक कॉमन रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो आप अलग अलग रिपोर्ट भी दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जनरली कॉमन रिपोर्ट देंगे, अगर कॉन्फ्लिक्ट है, नोबिता कह रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन है, जियान कह रहा है अनमॉडिफाइड है, क्लीन है, अलग अलग रिपोर्ट दे दो। सर तब तो यूजर मिसगाइड हो जाएगा, उसने एक ही रिपोर्ट पढ़ी बोलेगा मॉडिफाइड है, उसने एक ही रिपोर्ट पढ़ी बोलेगा क्लीन, तो सब तो मिसगाइड हो जाएगा उसके दो रिपोर्ट में। इसके लिए क्या करेंगे, एक ऑडिटर की रिपोर्ट में कंट्रोल, एक ऑडिटर की रिपोर्ट में दूसरे का रेफरेंस डाल देंगे ईओएम पैराग्राफ में, ईओएम पैराग्राफ में। नोबिता ओपिनियन में बोले, सुनो, नोबिता ओपिनियन पैराग्राफ में बोलेगा कि मेरी रिपोर्ट तो मॉडिफाइड है, लेकिन ईओएम में बोलेगा कि मेरे दूसरे साथी ऑडिटर हैं जियान, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड दी है, आप उनकी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। जियान अपनी रिपोर्ट में बोलेगा मेरी रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, लेकिन ईओएम के अंदर बोलेगा मेरे साथी ऑडिटर है नोबिता, उन्होंने एक मॉडिफाइड ओपिनियन दी है, आप डिटेल जानकारी के लिए उनकी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हो? तीन बातें बताई आपको, कंक्लूजन निकालना ही नहीं है ना यार सर, आप तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हार्म कर रहे हो ऑडिट का, आप कंक्लूजन निकालने थोड़ी गए, आप तो ओपिनियन देने गए, ओपिनियन दे दो, आपकी ओपिनियन ये है, इसकी ओपिनियन ये है। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर एफबीआई के 17 ऑडिटर्स हैं, 17, और मान लो 15 ऑडिटर कह रहे हैं 15 की मॉडिफाइड रिपोर्ट जाएगी या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाएगी, 15 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं कि हम तो मॉडिफाइड देंगे, क्या जॉइंट ऑडिटर मेजॉरिटी से इन्फ्लुएंस होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर,
नहीं होगा ना ना। 16 भी बोल देना अनमोडिफाइड है, वो 16 अपनी एक रिपोर्ट बनाकर देंगे, और जो 17वां है जो कह रहा है मॉडिफाइड है, वो एक अपनी अलग रिपोर्ट देगा। जो 16 की कॉमन रिपोर्ट बनेगी उसमें 17वें का रेफरेंस होगा ईओएम में, और जो 17वें की अलग रिपोर्ट बनेगी उसमें बाकी 16 की कॉमन रिपोर्ट उसका रेफरेंस होगा ईओएम में। बच्चों बोले सर ऐसे तो ना सब तो रिपोर्ट बन जाएंगी, बावले ओके, ओपिनियन दो ही ना, या तो मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड। बड़े बवाल का टक्कर था वो, ये टिक करके मानो बेटा वो। चलिए एक तो मान जाता हूँ। चलो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मतलब कॉमन रिपोर्ट दे सकते हैं, कॉमन रिपोर्ट दीजिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं, बिल्कुल दीजिए, लेकिन एक दूसरे की रिपोर्ट में रेफरेंस देना जरूरी है, एक दूसरे की रिपोर्ट में रेफरेंस देना जरूरी है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, एक बात जरूर ध्यान रखिए, कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले एक जॉइंट डिस्कशन जरूर रख लो, तभी तो ओपिनियन बनाओगे। कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने से पहले एक जॉइंट डिस्कशन जरूर रख लो, जहां आप अपनी बात रखें, बाकी सब अपनी बात रखें। अगर मेल खाती है तो कॉमन रिपोर्ट दो, अगर मेल नहीं खाती तो अलग दो। बात सिंपल है, बात सिंपल है, ठीक है जी। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट की जहां तक बात है, अगर एक रिपोर्ट है और 70 ऑडिटर ने ऑडिट करी तो सारे साइन करेंगे, बिल्कुल सारी फर्म के पार्टनर साइन करेंगे तरह। बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट, joint auditors should have a common discussion, जहां पे अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे, and will share their viewpoints and will share their individual conclusions, respective opinions। तो बताइए मालिक, कभी एक जॉइंट ऑडिटर के ओपिनियन से दूसरे ऑडिटर का ओपिनियन वेरी नहीं होता है क्या? अरे कहना क्या चाहते हो भाई, देखो मुंह तो क्या जाओ, ठीक, देखो दूसरा पॉइंट, जनरली joint auditors form a common opinion, generally joint auditor form a common opinion, but differ कर सकता है सर, differ कर सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इन केस ऑफ contradiction, joint auditors can provide different opinions, वहां उन्हें एक दूसरे की रिपोर्ट में रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। इन दैट केस दे मस्ट प्रोवाइड in that case they must provide reference to each other's opinion, reference to each other's opinion, reference to each other's opinion in EOM। एक बात बताओ, जॉइंट ऑडिटर की ओपिनियन मेजॉरिटी अफेक्ट होगी क्या? द ओपिनियन ऑफ जॉइंट ऑडिटर will not be affected by majority of the joint auditor, will not be affected by majority of the joint auditor, ठीक है। बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जो जॉइंट ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, जो जॉइंट ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, वो दो तरह की होंगी, समझना ध्यान से, मैं जो आपको बोल रहा हूं। कुछ रिस्पांसिबिलिटी ऐसी है जहां सबके सब फंसेंगे, और कुछ रिस्पांसिबिलिटी ऐसी है जहां वो इंडिविजुअली फंसेगा। कुछ रिस्पांसिबिलिटी ऐसी है जहां सबके सब फंसेंगे, और कुछ रिस्पांसिबिलिटी ऐसी है जहां वो इंडिविजुअली फंसेगा, इंडिविजुअली सुनना मेरी बात करके, जो आपको बोल रहा हूं, इंडिविजुअली फंसेगा। सर अगर पहले सबसे पहले बात करें रिस्पांसिबिलिटी की, समझिए बच्चों मेरी बात ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूं। एक बात बताइए फटाफट समझिए, जो कॉमन एरिया ऑफ वर्क है वहां जॉइंट ऑडिटर अलग से लेवल है, सब डरेंगे, सब फंसेंगे, सब। कॉमन 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 ओपिनियन फॉर्म किया आपने, सब कह रहे हैं अनमोडिफाइड है, और अगर मेरी स्टेटमेंट हुआ तो सबके सब फंसेंगे। कॉमन डब्ल्यूआर लिया है आपने, सब फंसेंगे। कॉमन कंक्लूजन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरए के हिसाब से बनाया गया है, सब फंसेंगे। कॉमन 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 आपकी ओपिनियन है ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट को लेकर, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, सारे जो ऑडिटर का सेम ओपिनियन है कि ऑडिट रिपोर्ट ऐसी ही बनेगी, उसमें ही कंटेंट जाएंगे, अगर गलत हुए सबके सब फंसेंगे। कॉमन डिस्कशन हुआ है मैनेजमेंट के साथ, सब फंसेंगे। कॉमन डिस्कशन हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, गलत है, सब लेवल है। ठीक है, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर इंडिविजुअल आपका वर्क एरिया है, वहां पे आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन है, आप पर्सनली लेवल है,
आपने अलग ऑडिट रिपोर्ट की है, आप पर्सनली लायबल हैं। कोई जॉइंट ऑडिटर अकेला किसी ब्रांच की ऑडिट कर रहा है, वहां ब्रांच में नहीं पाएगी, आप इंडिविजुअली लायबल हैं। आपने कोई इंडिविजुअली ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, आप इंडिविजुअली लायबल हैं। आपने मैनेजमेंट से या थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन इंडिविजुअली लिया है, तो आप इंडिविजुअली लायबल हैं। समझ में आ रहा है? कुछ जगह पे जॉइंट ऑडिटर सैलरी जिम्मेदार होंगे, कुछ जगह पे जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली सैलरी, मतलब सबके सब फंसेंगे, सबके सब फंसेंगे। ठीक है, ऐसा कब कब होगा सर? सबसे पहले कॉमन एरिया ऑफ वर्क, और बताओ जी। इसके बाद कॉमन, हाँ कॉमन पीएल, कॉमन कंक्लूजन ऑन द कंप्लायंस ऑफ एफआरएफ, कॉमन डिस्कशन, कॉमन डिस्कशन। कोई भी मैटर जो जॉइंट ऑडिटर के सामने लाया गया और वो सबके सब लोग एग्री कर गए उसको लेकर, सब फंसेंगे। और क्या? एनी मैटर ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ ऑल जॉइंट ऑडिटर्स एंड दे एग्रीड टू इट, कोई फ्रॉड था, कुछ भी था, तो सबके संज्ञान में था वो चीज, वो मैटर। और फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ठीक, कॉमन ओपिनियन, कॉमन डिस्कशन, कॉमन 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 कंक्लूजन, कॉमन डिस्कशन, ये के बीच में डाल देते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, कॉमन कंफर्मेशंस ऑब्टेन्ड, कॉमन डब्ल्यूआर ऑब्टेन्ड। बताइए सेवल कब होगा? यहाँ कॉमन एरिया ऑफ वर्क है, स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क, भी आपने ये काम करना है, वो आप कर रहे हो। आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन है किसी चीज को लेकर, वो सारे और सारे जॉइंट ऑडिटर की ओपिनियन नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल कंक्लूजन ही कंप्लायंस किया गया है। कंफर्मेशन आपने इंडिविजुअल है और आपने ब्रांच ऑडिट की है। कई बच्चे कह रहे हैं इंडिविजुअल डिस्कशन, जरा मुझे बताना कैसा होता है इंडिविजुअल डिस्कशन। मुझे आप राजी? हाँ पक्का बता, हाँ बता दो। ठीक, ब्रांच ऑडिट आप अभी कर रहे हो ना, तो जो मैं कर रहा हूं तो आप करोगे नहीं? करोगे बच्चों? जो मैं कर रहा हूं, जो मैं किया, आपको करना ही है। मेरा अतीत आपका भविष्य है, मेरा अतीत आपका भविष्य है। चलिए, मेरा वर्तमान नहीं, मेरा अतीत। चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। मतलब कॉस्टिंग में 40 मार्क पर पास होंगे, पास हो रहे कम है, अभी जो लक्षण है उस हिसाब से पास हो रहे बहुत है, मतलब पास तो होंगे। क्वेश्चन की नंबर देख लेना बस, लॉ और आईडी से मत देख लेना। कैसे कैसे बच्चों को बात है मैंने, BMW मिल जाएगी तो भैया की बात कर रहा हूँ, खैर वर्तमान में भी नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। ठीक है, देखिए तो सही बात, लड्डू पेड़े खा लो, खत्म हो गया स्टैंडर्ड, एकदम झकास, एकदम झकास। आप देख रहे हो कंटेंट वाइज भाई बहुत भारी है, कंटेंट वाइज बहुत भारी है, लेकिन थोड़ा इजी होंगे, थोड़ा इजी होंगे, सॉर्टेड है, थोड़ा सॉर्ट किया भी इसको। सर ईआईएस में कितने थे आपके? ईआईएस थे 7 फाइनल में थे 73, इंटर में थे 77 शायद, ऐसे ही था 73 और 77, दो थे 82। चलिए बस इतना ही आ जाए, बस आप इग्नोर कर रहे हो मुझे। हाँ गिने मन किसमें कहेंगे साथ में। चलो आगे बढ़ो, बोलो हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे नया सीरीज, अब हम पढ़ेंगे 3 सवाल, मजे आएगी बच्चे, आने ही थे, आने ही थे बच्चों। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं शंका। ठीक, ट्रिपल सेंचुरी लगाएंगे आज। बाटा दो बाबा, भैया मैं कैसे पीट सकता हूँ आपको बाटा से, बाटा दो बाबा। देखो न्यू पिंच, क्या पूछ रहे हो बताओ, डाउट किसका डाउट है भाई? तो शायरी लिख के भेजते हो, डाउट पूछने में डर, देखने में डर लगेगा। अपनी अर्जुन सीरीज वाली बुक के क्वेश्चन कर ले, मैं बूटर पिंच वाले पढ़ाई नहीं करनी, मतलब आपको ये कह रहे हो आप? सर क्वेश्चन आंसर कर ले, आपसे पूछ रहा हूं अनुष्का, सर क्वेश्चन आंसर करके जाने आपको एक बार कंसेप्ट के साथ साथ करके। हाँ कंसेप्ट के साथ पढ़ लो, कंसेप्ट बुक मत छोड़ो, वरना इंस्टीट्यूट तो एक दो टाइम स्वाद देने में देता है। ठीक है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, जीवन में समस्या वाली बात ही नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं डरा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक बार पूरा सब्जेक्ट ढंग से पढ़िए, अदरवाइज दिक्कत वाली बात है, वो सप्लीमेंट्री चीज है। ठीक है, अभी जब यहाँ चर्चा चल रही है, ये पढ़ेंगे तभी तो कुछ बनेंगे आगे कल के क्वेश्चन। प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस संडे को रखते हैं बिल्कुल आपके साथ चर्चा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुए। ठीक है,
बहुत पायलट पड़ा हुआ है। हाँ बोलो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? बच्चे कह रहे हैं आज हम पढ़ेंगे 300। 300 मतलब हम पढ़ेंगे प्लानिंग। आओ बच्चों साथ मिलकर प्लानिंग करें, साथ मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लानिंग में क्या पढ़ेंगे बताइए? सुनो अपनी बात, कुछ रहना समझना बातों को भी। प्लानिंग का जो स्टैंडर्ड है काफी बड़ा है, लेकिन प्लानिंग हम वाले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। यहाँ बची कुछ बातें पढ़ेंगे, रिपीटेड बातें यहाँ नहीं पढ़ूंगा। प्लानिंग के अंदर आपको पता होगा कि हमने एक सेशन लगाया है प्लानिंग प्रोग्राम इन चीजों पे। प्लानिंग की बेसिक बातें आपको बताई होंगी, डिस्क्रीट फेज नहीं है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना, और प्लानिंग और ये सीक्वेंशियल नहीं है, दे आर इंटररिलेटेड, ठीक है। सब हमने बात कर चुकी है स्ट्रेटजी और प्लानिंग की। जो कुछ बातें बाकी है वो यहाँ करेंगे, ठीक है, 300 की, ठीक है, वो भी सब 300 का ही पार्ट है। तो 300 हम सब्सटेंशियल कवर कर चुके हैं, सब्सटेंशियल, बस कुछ बातें यहाँ बची हैं वो हम यहाँ करने वाले हैं ऐसे 300 के अंदर, ठीक है बच्चे। चलिए अब थोड़ी शांति बनाए रखेंगे सारे बच्चे और समझेंगे बात को, ठीक है। अगर इत्मीनान से आराम से आप देखेंगे तो बड़े प्यार से स्टैंडर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना रेफरेंस लिखना ही नहीं होगी तो पहले पढ़ चुके हैं, लिखना ही नहीं है। कर लो अनुष्का, आपको समझ में आ रही है? अगर बुक से तो अच्छी बात है, बाकी आपका अपना मन है, जैसे आप करना चाहें, ठीक है, अच्छी बात है। मैं इस पे ज्यादा कुछ बोल सकता हूँ कि मैं आपको बोलूं कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से हर बच्चे को एक बार कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी चाहिए, चाहे आप सेल्फ पढ़ें, चाहे मेरी बुक से पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, मेरी बुक से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, स्टडी मैट से पढ़ें, लेकिन एक बार कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करिए। मैं कभी भी शॉर्टकट को बढ़ावा नहीं देता, ठीक है। बाकी यू विल डू एट योर ओन रिस्क। मैं उसमें भागीदार नहीं बनना चाहता। मेरे शब्द आपको आज कड़े लग रहे होंगे क्योंकि मैं झूठे दिलासा नहीं देता, मैं आपको बोल रहा हूँ। और आज कुछ बातें खराब लग रही होंगी, कुछ कठोर लग रहा होगा, तो आपके भले के लिए, ये बात ध्यान रखना। प्लानिंग एक्टिविटीज तो आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो, क्वेश्चन आंसर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या है ना, क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, सबको कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 57 से याद नहीं रहेगा कुछ भी, कुछ याद नहीं रहेगा हम तक, समझ लो, सब खिचड़ी हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पूरा हो गया, फिर तो मौज काटो, फिर तो एकदम 45 लगाओ, सीधा बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आगे बढ़ जाओ। देखो अब मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, प्लानिंग एक्टिविटीज, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन। सुनो अच्छे ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना कि इंटरलिंकेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरलिंकेज बनेगा शुरुआती 5-7 मिनट में। सर जब आप प्लानिंग करते हैं तो आपको ना तीन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा, 3 स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा, 200, 210 और 220। 200, 210 और 220, पूरी बात समझना मेरी ध्यान से। 200 कहता है कि ऑडिटर बेसिक प्रिंसिपल कंप्लाई करेगा, डिस्क्लोजर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, सब कुछ करेगा। 210 कहता है अगर आपके काम पे रोक लगाई जाए तो आप उस ऑडिट को एक्सेप्ट ना करें, साथ में पूरी कंडीशन चेक करें, याद करिए। और 220 कहता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, वहां पे टर्म आपने पढ़ा होगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अगर जिस एंटिटी के आप ऑडिट कर रहे हैं उसके मैनेजर पीसीडब्ल्यूजी के लोग इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल नहीं मानते, आपके पास इतने रिसोर्स ही नहीं है कि आप ऑडिट कर पाए, आपके पास वो टीम ही नहीं है कि आप उसे ऑडिट करा पाए, उससे आपके लोग ही आपके पास ठीक नहीं है कि आप ऑडिट करा पाए, तो क्या आपको उस स्थिति में ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए 220 के अंदर? क्या क्या एक बात बताओ, 210 के अंदर अगर क्लाइंट पहले से रोक लगा रहा है आपके ऊपर, क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए 210 के अंदर? क्या 200 के अंदर अगर आपको लग रहा है कि इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं हो पाएगी, एमडी आपको बार-बार लालच दे रहा है, आ जाओ अब तो रोज पार्टी होगी मेरे फार्म हाउस पे, क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए 200 के अंदर? सर जब आप प्लानिंग करेंगे ना, आपको तीनों स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा, तीनों का ख्याल रखना पड़ेगा, तीनों की बात समझनी होगी कि अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं और प्लानिंग कर रहा हूं तो प्लानिंग करते वक्त इन तीनों की बात ध्यान रखो, क्योंकि अगर 200 के अंदर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज आपको लगता है हो सकती है, ऑडिट पर अकॉर्डिंगली प्लान करो। 210 में आपको लगता है कि क्लाइंट आज तो नहीं, बाद में जाकर रोक लगा सकता है, ऑडिट पर अकॉर्डिंगली प्लान करो। आगे जाके आपको ऐसा लगता है कि आपके पास शायद इतने रिसोर्सेज ना हो कि आप ऑडिट करा पाए, तो ऑडिट पर अकॉर्डिंगली प्लान करो। कौन सा आर्टिकल का ऑडिट करेगा, जहां कॉम्प्लेक्स मैटर वहां कौन ऑडिट करेगा, इन तीनों स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसे कहता हूं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज 200, 210, 220। अब ये कितने स्टैंडर्ड पढ़ लिए हमने, और 200 से स्टार्ट करें, 200, 210, 220, 230, 240, 240, 250, 299, सारे स्टैंडर्ड हो चुके हैं, और 6 स्टैंडर्ड हो चुके हैं, और 7वें स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, 3 बातों का ध्यान रखिए सर। सबसे पहले इंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऐसे 200। क्या आप अपने बेसिक प्रिंसिपल कंप्लाई कर पाओगे? क्या आपकी इंडिपेंडेंस बनी रहेगी? क्या इन बातों का ध्यान रख के ही प्लानिंग होगी, इन बातों का ध्यान रख के ही स्ट्रेटजी बनेगी। इंश्योर कंप्लायंस ऑफ, कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, सही बात। ऐसे 210 क्या देखना पड़ेगा बच्चे? 210 क्या देखना पड़ेगा? देखिए कहीं कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं है, देखिए कहीं कोई रोक तो नहीं लगा रहा है क्लाइंट, ascertain that there is no limitation on scope, ठीक है। तीसरी बात, इंश्योर कंप्लायंस ऑफ ऐसे 220। आप देखिए क्या ये ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं आप? क्या यहां ऑडिट एक्सेप्ट हो सकती है? क्या बताओ, ये बताओ। एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इंश्योर दैट क्लाइंट रिलेशनशिप कैन बी एक्सेप्टेड और कंटिन्यूड। चौथी बात क्या करो प्लानिंग के वक्त? कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑर्डर, इस पर पहले बात कर चुके हैं। कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑर्डर, कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑर्डर, राइट।
अब समझना ध्यान से मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। सर जैसी एक्टिविटीज होंगी वैसी तो स्ट्रेटजी बनेगी, जैसी 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 एक्टिविटीज होंगी वैसी तो स्ट्रेटजी बनेगी। अगर लगता है इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, थ्रेट्स आर और थ्रेट्स विल बी देयर, स्ट्रेटजी बनाओ अकॉर्डिंगली। आपको लगता है आज नहीं कल को रोक लगा सकता है, स्ट्रेटजी बनाओ अकॉर्डिंगली। आपको लगता है कल को हमारे पास शायद टीम कम पड़ सकती है, 220 के अंदर हम ऑडिट क्वालिटी अचीव नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेटजी बनाओ। समझना ध्यान से। सर एक बात बताइए कि स्ट्रेटजी बनेगी कैसे, स्ट्रेटजी बनेगी कैसे, और स्ट्रेटजी बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। किन किन बातों का ध्यान रखना होगा स्ट्रेटजी बनाते वक्त। सबसे पहली बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका आपका प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज का रिजल्ट कैसा है, जैसा इसका रिजल्ट वैसी स्ट्रेटजी। यही समझा रहा हूं पिछले 5 मिनट से मैं। जैसा इसका रिजल्ट वैसी स्ट्रेटजी, जैसा रिजल्ट वैसी स्ट्रेटजी। और आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैसी है, आपकी टर्म्स में क्या डिसाइड हुआ है, कौन से मेन एरियाज की बात की गई है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है आपसे, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाइए। आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इससे क्या होगा, आपको ना स्कोप समझने में हेल्प मिलेगी, ऑडिट का स्कोप क्या है, ठीक, एंड डिटरमाइन द स्कोप, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाओगे। एक बात और, जब स्ट्रेटजी बनाएं तो ये बात जरूर देखें कि आप कौन से प्रोसीजर कब और कैसे परफॉर्म करेंगे और कौन से रिसोर्स को कब और कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सर आपके पास अगर सीनियर आर्टिकल है, तीसरे साल वो कर रहा है, तो जहां पर आपको लगता है हाई रिस्क है, आप उसे लगा सकते हैं। कौन सा आर्टिकल इन्वेंटरी के वेरिफिकेशन में प्रेजेंट रहेगा और कौन सा आर्टिकल कैश में 31 मार्च को, ये आप स्ट्रेटजी के अंदर डाल सकते हैं। बातें समझो अपनी बात, कौन से प्रोसीजर कब और कैसे परफॉर्म करने हैं और कौन से रिसोर्स, समझते हो हमारे पास रिसोर्स, हमारे आर्टिकल हमारे रिसोर्स है, कौन से रिसोर्स को कब और कैसे परफॉर्म करना है और कहां परफॉर्म करना है, ये आपको स्ट्रेटजी बनाने में ये चीज हेल्प करेगी। और स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं सारी चीजें होंगी। जब स्ट्रेटजी बनाओगे तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफाई द एंटिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। साथ में डिटरमाइन हाउ द resources yeah will be deployed, its MTE। और बताइए स्ट्रेटजी बनाते वक्त और किन बातों का ध्यान रखेंगे। अभी तक 4 बातें हो चुकी हैं, जैसा इसका रिजल्ट वैसी स्ट्रेटजी, जैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वैसी स्ट्रेटजी, जैसे प्रोसीजर वैसी स्ट्रेटजी, जैसा एंटीई ऑफ रिसोर्सेज वैसी स्ट्रेटजी। और सुनिए सर, जैसे 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 आपके सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे कि हमें कौन कौन से मुद्दों को मेनली देखना है, आपकी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली बनेगी कि हमने आरपीडी देखने हैं क्या, कि हमने 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 कौन से ट्रांजेक्शन देखने हैं सर, वो जरूर आपकी स्ट्रेटजी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है ना यार, एक बात बताओ, आप भी अपनी एग्जाम की स्ट्रेटजी बनाते हो, आप भी तो ये सब करते हो, समय कितना, रिसोर्स कितने, कौन से मेन चैप्टर पे फोकस करना है, तो सर ये चीजें तो यहां भी होंगी कि सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर टू बी एग्जामिन्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स टू बी एग्जामिन्ड। और बताइए सर, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक बात बताओ, आपके ऊपर कारो लग रहा होगा तो आपकी स्ट्रेटजी लगोगी, जब कारो की बातें चेक करनी पड़ेगी। आपके ऊपर कारो नहीं लग रहा होगा तो आपकी स्ट्रेटजी लगोगी। आपके ऊपर कंपनी से कवन 43 लग रहा है, स्ट्रेटजी लगोगी। आप बैंक की ऑडिट कर रहे हैं, आपके ऊपर आरबीआई का सर्कुलर लग रहा है, स्ट्रेटजी लगोगी। सर आप जो ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं उनके कौन से मैटर से जो आपने बताने हैं, ठीक है ना जी। कुल मिला के 6 बातें, पी एक्टिविटीज का रिजल्ट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एनटीई ऑफ प्रोसीजर, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंट मैटर्स, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ये 6 बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी इन 6 बातों का ध्यान रखकर ही बनेगी, ठीक है, इन 6 बातों का ध्यान रखकर ही स्ट्रेटजी बनेगी। बताइए कौन कौन सी 6 बातें। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज का रिजल्ट, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज का रिजल्ट। दूसरा बताओ, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तीसरा बताओ, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगला बताओ, सिग्निफिकेंट मैटर्स टू बी एग्जामिन्ड, सिग्निफिकेंट मैटर्स टू बी एग्जामिन्ड, सिग्निफिकेंट मैटर्स। और लास्ट कौन सा है, लास्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक बात बताओ मुझे, स्ट्रेटजी बना के फायदा क्या है, ये आपको कैसे हेल्प करेगा। हाँ, अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपको हेल्प कैसे करेगा, टाइम भी काम होगा, वर्क अकॉर्डिंगली होगा। चलो बढ़िया बात।
ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गए, हर बार आते हैं, थोड़ी अलग बात करते हैं। ठीक, अगर मैंने स्ट्रेटजी बनाई है तो मुझे पता है कौन से रिसोर्स कहाँ लगाने हैं, मुझे पता है कितने रिसोर्स कहाँ लगाने हैं, मुझे पता है कब कौन सा रिसोर्स लगाना है और कैसे कौन सा रिसोर्स लगाना है। व्हाट आर द रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, मैं सब समझाऊंगा। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, द टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड हाउ इट विल बी डिप्लॉयड। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द रिसोर्सेज व्हिच मस्ट बी डिप्लॉयड। अगर हाई रिस्क है तो सीनियर असिस्टेंट बुलाइए, अगर टेक्निकल मैटर है एक्सपर्ट की मदद लीजिए, एक्सपर्ट की मदद लीजिए। सबसे पहली बात रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं। दूसरी बात अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अमाउंट, एंगेजमेंट टीम मेंबर कितने लोग प्रेजेंट होंगे, कैश वेरिफिकेशन में कितने लोग प्रेजेंट होंगे और कितने लोग इन्वेंटरी में कहां रहेंगे। दूसरी बात सर, तीसरी बात व्हेन दीस रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड, क्या 31 मार्च से पहले परफॉर्म करने हैं, 31 मार्च में परफॉर्म करने हैं, टाइमिंग क्या होगी। भाई काम कर, ऐसा है 31 मार्च की डेट बहुत जरूरी है, अपने असिस्टेंट को आप बोलिए कि एक दो लोग कैश वेरिफिकेशन में, 3 इन्वेंटरी में और कम से कम 2 लोग कट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे 31 मार्च के ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि वहां मेन लोडिंग होगी। ठीक है, व्हाट आर द रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन इट मस्ट बी डिप्लॉयड एंड हाउ इट विल बी डिप्लॉयड, एंड हाउ इट विल बी डिप्लॉयड। हाउ मतलब सर एक बात बताओ, आपने आर्टिकल तो भेज दिए, टीम ब्रीफिंग का हो रही है, उनका काम कैसे चेक कर रहे हो, सीनियर मेंबर कब चेक कर रहे हैं उनके काम को, जो कोई सीए है टीम के अंदर वो कैसे चेक कर रहा है। भाई आप बताओ, आप क्लाइंट की प्लेस पे जा रहे हो, कभी टीम ब्रीफिंग होगी, कभी तो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन होगा, कब होगा डिस्कशन, मतलब कैसे आपके काम को रिव्यू करेंगे, किस तरीके से आपसे काम कराएंगे, हाउ, व्हाट, हाउ, व्हेन और अमाउंट, अमाउंट में कितना, हाउ मच। सीधा क्वेश्चन बनता है, कोई 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 दो घटाओ नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी लिखिए, लिखेंगे ये 6 पॉइंट। ये पूछ सकता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर को कैसे हेल्प करेगी, ये पूछ लेंगे। ठीक है, अभी लिखूंगा थोड़ी देर में, ठीक है लिखूंगा, लिख ले रहा हूं। अच्छा, अगली बात, कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे प्लान को या स्ट्रेटजी को, पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ाएंगे दोबारा, जैसा कि आपने कहा लिख देता हूं यहां पे। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, रिस्क इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट एक्सपर्ट, सब पढ़ चुके हैं। एक बात और ध्यान रखिए, एक बात और ध्यान रखिए, अगर सिचुएशन बदलेगी, अगर नए एविडेंस मिलेंगे, अगर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, जो इंफॉर्मेशन मिली और जो आपके पास है, तो प्लानिंग को रिवाइज तो करना पड़ेगा सर, प्लानिंग को रिवाइज तो करना पड़ेगा सर। अगर नए एविडेंसेस मिलते हैं, नई इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी आपके अवेलेबल एविडेंसेस से, जो आपके पास उससे आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंसेस दे रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के मुकाबले, टीओसी कह रहा है कंट्रोल स्ट्रांग है, सेफ परचेज में नहीं कोई दिक्कत की सेल के अंदर, जब सब्सटेंटिव चेक करने बैठे तो इनवॉइस में अमाउंट बढ़ा के लिखा हुआ था, अमाउंट बढ़ा के लिखा हुआ था। अब सर टीओसी का आपको हाई लेवल कॉन्फिडेंस मिल गया, टीओसी आपको हाई लेवल कॉन्फिडेंस मिल गया, लेकिन जब सब्सटेंटिव चेक करने बैठे तो देखा इनवॉइस में अमाउंट इंक्लूड किया हुआ है। आप बताइए प्लानिंग सेम रहेंगे, आप क्या रिस्क लेवल सेम है, क्या प्लानिंग को रिवाइज करना नहीं होता सर, बिल्कुल रिवाइज क्यों नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, इन केस ऑफ न्यू एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, ऑडिटर शैल रिवाइज द प्लान, ऑडिटर शैल रिवाइज द प्लान। जो एविडेंस आपके पास है उससे अलग एविडेंस मिलता है आपको, ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू हिम अभी तक, तो रिवाइज तो करना पड़ेगा सर, रिवाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट क्या है, 3 चीजें डॉक्यूमेंट कर लो, आप क्या प्लान बनाया उसको डॉक्यूमेंट कर लो, स्ट्रेटजी बनाई उसको डॉक्यूमेंट कर लो, और अगर प्लान को रिवाइज किया है, रिवाइज प्लान या अपडेटेड प्लान, उसको डॉक्यूमेंट कर लो। खत्म की खत्म, खत्म। मैंने आपको बोली थी बात, आपने शायद सुना नहीं कि ये स्टैंडर्ड हम आधे से ज्यादा लेते हैं। चुन 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 कह दो कि ये झूठ है, आदत होगी ना आपकी ब्लॉक हो गए, कोई ढंग की बात करने आपसे तो आप ये कह दो कि झूठ है, कह रहे माउंटेन पे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, कह दो कि झूठ है, मजे आ गए चीजों के। ठीक है बच्चों, बोलने का मौका कहां मिलेगा, सही बात, ये बाकी लिखना। बताओ एसेस द ऑडिटर टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, बोलिए व्हाट आर द रिसोर्सेज, that should be deployed for specific audit areas. एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि जहां हाई रिस्क हो, यूज ऑफ एक्सपीरियंस टीम मेंबर इन केस ऑफ एरिया ऑफ हाई रिस्क, या इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, यूज ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, अरे दूसरा बताओ, सेकंड पॉइंट बताओ, सही बात बच्चों, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, amount of resources to be deployed for specific audit areas.
कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? कितने एंगेजमेंट टीम मेंबर कहाँ रहेंगे? ठीक है, नंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर दैट विल बी इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी। तीसरा पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट, सही बात, when these resources are to be deployed, when these resources are to be deployed। लास्ट पॉइंट क्या है? how these resources are to be deployed। उसका प्रोसीजर रिव्यू को होगा। ब्रीफिंग ऑफ वर्क एंगेजमेंट टीम मेंबर प्रोसीजर। एंगेजमेंट टीम मेंबर क्या प्रोसीजर है वर्क को ब्रीफ करने का, कैसे आप उनके काम को चेक करोगे, हाउ द रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड। खत्म हुई बात। अच्छा, एक चीज तो रही गई, एक चीज तो रही गई। सर अभी बात बताइए, आपने कहा 300 के साथ लिंक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे 300 के साथ लिंक? अब एक बात बताओ, जब नहीं सुनो मेरी बात, जब इंडिविजुअल ऑडिटर प्लानिंग कर रहा है तो क्या जॉइंट ऑडिटर प्लानिंग नहीं करेंगे बच्चों? क्या वो स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे बच्चों? बिल्कुल बनाएंगे, सब क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, जॉइंट ऑडिटर क्या डेवलप करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट? सेम पॉइंट आ जाएंगे, बता देता हूं कैसे लिखना होगा आपको। बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, जॉइंट ऑडिटर्स शैल डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान, अ जॉइंट ऑडिट प्लान। ठीक है जी? और एक बात बताइए, जॉइंट ऑडिट प्लान के अंदर वो क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे किसने कौन सा काम करना है। सबसे बेसिक बात जो पहले कर चुके हैं, आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क। और बताओ सर, और क्या देखें? वहां वाले पॉइंट सारे चेक करके, वहां वाले पॉइंट सारे उठा लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करने हैं, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स 300 वाले, ऑडिट स्ट्रेटजी वाले, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंसीडर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, consider the result of preliminary activities, consider the result of preliminary activities। बस खत्म हो गया, एक आधा पॉइंट सेकंड वाले खत्म हो गया। ठीक है, सेम है, खाली लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, ये हो गया आपकी पहली स्लाइड। ठीक है बच्चे, जो आपको नोट करनी है। ये हो गई दूसरी स्लाइड, ना ना पूछ जाओ। ये हो गई तीसरी स्लाइड। नहीं मिलेगा चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, शीघ्र ही मुलाकात होगी। चलो बच्चों, लड्डू पेड़े खाओ बैठ के, और कल पढ़ेंगे 315, सेशन तो लग जाएगा 315 में, देखते हैं। उसके बाद 320, फिर सीधे 500।